सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल बदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम कल नया टॉपिक शुरू किए थे जिसका नाम है शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट से संबंध में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न यहाँ पर यंत्रों के संबंध में या फिर इक्विपमेंट्स जहाँ से हम टेस्ट लिया करते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स कौन से हैं, या फिर स्वास्थ्य संबंधित घटक कौन से हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कौशल से संबंधित घटक कौन से हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिनके बारे में कल की क्लास के अंदर भी डिस्कशन हुआ था। सभी साथी जो लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारा आज का सत्र जो है वो शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण बात बताई गई कि एक प्रश्न अमूमन आपका स्वास्थ्य संबंधित घटकों से पूछा जाता है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से पूछा जाता है, जो 5 हैं, जिनकी संख्या कितनी है 5, जिसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबल, ये 5 घटक शामिल हैं। बहुत जरूरी है। मैं कल भी आपको इनके ऊपर जोर देके मैंने आपको बताया कि इनको आपने ध्यान रखना है, और आज भी मैं दोबारा बोल रहा हूं कि इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका जो पूछा जाता है वो मानक मापन के उपकरणों से पूछा जाता है, या फिर टेस्ट कौन कौन से होते हैं वहां से पूछा जाता है। ये जितने भी नाम है ये हम कल की क्लास में कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिवीजन इसका कर लेते हैं। भार या फिर बॉडी वेट को मापने के लिए वेट मशीन होती है। स्टैंडिंग हाइट को मापने के लिए जब एक व्यक्ति एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर खड़ा है तो उस हाइट को मापन करने के लिए स्टेडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिटिंग हाइट, बैठकर जब हाइट मापी जाती है तो एंथ्रोपोमेट्रिक रोड से मापी जाती है। ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से, हृदय दर स्टेथोस्कोप से, अस्थि की लंबाई बोन क्लिपर, शरीर में वसा का प्रतिशत बॉडी क्लिपर से, शक्ति का मापन डायनोमीटर से किया जाता है। ग्रिप शक्ति का मापन मैनोमीटर से किया जाता है। वाइटल कैपेसिटी के लिए स्पाइरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एर्गोमीटर कुल किया गया कार्य या फिर टोटल वर्क जो आपने किया उसके मापन के लिए। डगलस बैग का इस्तेमाल चयापचय दर के माप के लिए या फिर बॉडी मेटाबॉलिक रेट के मापन के लिए किया जाता है। या फिर स्कोलियोसिस नामक जो विकार है उसका मापन कोब एंगल या फिर स्कोलियोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नई जानकारी आपको यहां से देखने को मिलेगी। पोस्चर या फिर शरीर के पोस्चर के मापन के लिए कि शरीर का पोस्चर ठीक है या फिर नहीं है, फिर अलाइनमेंट शरीर का कैसा है, उसको एलिग्नोमीटर से मापा जाता है या फिर स्कोलियोमीटर से मापा जाता है। 2 यंत्र वहां पर है। सीबीसी टोटल ब्लड काउंट, रक्त कोशिकाओं की गिनती की जाती है किसके द्वारा? हेमोसाइटोमीटर, जो कोरोना काल के अंदर खूब चला था, उंगली के ऊपर लगाकर आप मापन किया करते थे। थोड़ा सा आप रिफ्रेश करके देखिए। भाई मेरे पास यहाँ पर क्लास बिल्कुल एकदम ठीक चल रही है, आवाज वगैरह बिल्कुल साफ आ रही है, मुझे लग रहा है मेरे पास यहाँ पर क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, तो मुझे लगता है आप थोड़ा रिफ्रेश करके देख लीजिए। चलिए भाई, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप हृदय दर को मापन के लिए है और ब्लड प्रेशर को मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम, एक तो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप और स्पायरोमीटर, तीनों नाम एक जैसे मिलते जुलते हैं। तीनों के लिए आपने ध्यान रखना है, तीनों के लिए आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से नाम है भाई, नाम को एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखना। स्पायरोमीटर एक नाम तो ये है, एक स्टेथोस्कोप दूसरा नाम ये, और तीसरा नाम है स्पेग्मो मैनोमीटर। 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं और तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग से यहां पर लिख दिया। तीनों के तीनों नाम, स्पायरोमीटर से वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, यहां पर स्टेथोस्कोप से आप हृदय दर का मापन करते हैं और यहां पर आप रक्त चाप या फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं। एक बात यहां पर साथ साथ में आपने और ध्यान रखनी है कि यहां पर इनका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन
तंत्र के साथ इसका संबंध है। इन दोनों का संबंध किसके साथ है? परिसंचरण या फिर हृदय तंत्र से। मुझे याद आ रहा है कि एक प्रश्न ऐसा आया हुआ था कि यहां पर कुछ यंत्रों के नाम लिखे हुए थे और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यंत्र या कौन सा मापन करने का यंत्र जो है वो हृदय से संबंधित है या फिर हृदय संबंधित नहीं है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वो कहीं की बात कहीं पर जाके पूछ सकता है कि वो, उसने ये नहीं पूछा कि स्पायरोमीटर मापन क्या कर रहा है, उसने ये पूछ लिया कि यहाँ पर आपने जैसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से परिसंचरण तंत्र के मापन या फिर परिसंचरण से संबंधित कौन सा यंत्र है, तो यहाँ पर ये तीन नाम ये लिखे और एक दो नाम और लिख दिए। वहां पर आपको छंटाई करने के लिए है कि ए सही है, ए बी सही है, बी सी डी सही है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना भाई, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन जब एग्जामिनर पुराने प्रश्न पूछ पूछ कर थक जाएगा ना, तो उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं चीजों को वो नए तरीके से पूछेगा। तो नए तरीके यही है कि इनसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उनके लिए तैयार रहना कि भाई वो यहाँ की चीज को यूनिट नंबर 7 के साथ मिक्स करेगा और फिर आपसे पूछेगा, और एक साथ वो 3-4 टॉपिक को एक साथ वो क्लियर कर लेगा, यानी कि एक प्रश्न के अंदर वो अधिक से अधिक जानकारी आपसे मांग लेगा। ये उनका तरीका होता है प्रश्न को मुश्किल बनाने के लिए, फिर प्रश्न को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मांसपेशी सहनशीलता। अब यहां पर हम कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ टेस्ट हैं, कुछ परीक्षण हैं जिनके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। मांसपेशी की सहनशीलता, कि मांसपेशी थकान की अवस्था में कार्य कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, इसका मापन करने के लिए सिटअप्स करवाए जाते हैं। सिटअप्स किसकी मांसपेशी, कौन सी मांसपेशियों की सहनशीलता जानती है? आपकी एब्डोमिनल मांसपेशियों की। एब्डोमिनल मांसपेशियों की सहनशीलता को जानने के लिए आप सिटअप्स करवाते हैं। या फिर फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, ये आपके शोल्डर की, कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता जानने हेतु है, और ये आपके पेट की मांसपेशियों की सहनशीलता जानने हेतु। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करवाया था? सिट एंड रीच टेस्ट। वेल्स एंड डिलो के द्वारा 1952 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया था और बेहद इंपॉर्टेंट है। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिट एंड रीच टेस्ट किसका मापन करता है? और ये दोनों व्यक्तियों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्स एंड डिलो के द्वारा 1952 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया। राजस्थान में हालांकि नहीं पूछा गया है कि इन दोनों का नाम, लेकिन अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर इनका नाम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या फिर लचकता के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्लेक्सोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रिज अप टेस्ट जो आप ग्लूट्स की एक्सरसाइज के अंदर देख के हैं कि ब्रिज अप टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स मसल जो है उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको मापन करने के लिए ब्रिज अप टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सिट एंड रीच टेस्ट, ब्रिज अप टेस्ट, और यहां पर आप कुछ यंत्रों को देख रहे हैं, ये यंत्र आपने ध्यान रखने। इन दोनों व्यक्तियों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति कहिए या फिर पावर कहिए, विस्फोटक शक्ति क्या है? आमतौर पर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। विस्फोटक शक्ति जो है वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो पावर, स्पीड और शक्ति, चाल और शक्ति का मिश्रित रूप है, स्पीड और स्ट्रेंथ का मिश्रित रूप है कि आप अधिकतम बल उत्पन्न करना चाहते हैं कम से कम समय के अंदर, वो है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति के मापन के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप और सार्जेंट जंप। अन्य बहुत महत्वपूर्ण, खूब महत्वपूर्ण है भाई। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप पैरों के लिए, वर्टिकल जंप और सारे के सारे पैरों के लिए। सब में पैरों की विस्फोटक शक्ति का पता लगेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किसकी विस्फोटक शक्ति का मापन करता है? पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति मापनी हो तो कैसे मापी जाती है? बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई अगर किसी खिलाड़ी को, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे अपनी हृदय गति का मापन करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है? हाँ, हम बहुत सारे उपकरण आते हैं, उन उपकरणों का सहयोग ले सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह, उनका सहयोग लेकर हम मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी उपकरण नहीं है तो आप कैसे मापन करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप अपने 2 उंगलियों को लीजिए, यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी आपके यहाँ पर जो मस्तिष्क को रक्त सप्लाई करती है, वहां पर आप यहाँ पर उसको देखिए कि कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर, यहाँ पर आर्टरी जब मिलेगी आपको तो उसके ऊपर आपने 2 उंगलियों को रखना है, और उंगलियों को रखने के बाद आपने 6 सेकंड तक आपने हृदय गति को मापन करना है। यानी कि आप घड़ी के अंदर समय देखिए और समय देखकर आपने करना है कि 6 सेकंड तक मेरे हृदय के अंदर कितनी
कितनी यहाँ पर पल्स आपने काउंट की, मान लीजिए कि 6 सेकंड के अंदर आपने 8 काउंट की या 10 काउंट की, तो उससे आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 सेकंड इंटू 10 1 मिनट आ गया। और यहाँ पर आपने जितने भी, जैसे मान लो कि 10 काउंट की, 11 काउंट की, 12 काउंट की, तो उस 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 60, 65, 70, 72, 80 के आसपास आपकी जो हृदय गति है वो आप इस तरह से माप सकते हैं। तो हृदय गति को मापने के लिए 6 सेकंड की हृदय गति को निकालकर उससे 10 से गुणा कर दी जाती है, तो 1 मिनट के अंदर आपका हृदय कितनी बार धड़क रहा है ये आप जान पाते हैं। ये एक तरीका है। और इसके लिए आमतौर पर ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, हृदय गति को मापने के लिए आप कौन सी आर्टरीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैरोटिड आर्टरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जो है यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी यहाँ पर है उसका इस्तेमाल करता है। तो कई आर्टरीज, लगभग 9 पल्स पॉइंट हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमने यूनिट नंबर 7 के अंदर हृदय को पढ़ा है, तो वहां पर मैंने ये बातें करवाई है आपको। तो उनको डिनोट करके, जैसे आप यहाँ पर अपने अगर फिंगर्स प्लेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मस्तिष्क को जो रक्त पहुंचाया जा रहा है कैरोटिड आर्टरी के द्वारा, आमतौर पर उससे हम ये मापन करते हैं। फिर है शरीर संरचना या फिर बॉडी कंपोजिशन की मापने की स्वर्ण मानक या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड तकनीक कौन सी है, हाइड्रोस्टैटिक वजन मापन है। इसको अंडरलाइन करके रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल एकदम नया प्रश्न है, राजस्थान में नहीं आया हुआ, नेट वगैरह के अंदर कई बार ये पूछा गया, लेकिन आप ध्यान रखना असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर कोई प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी ना, चाहे वो नेट के अंदर आया है, चाहे वो ऐसा मान लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के अंदर आया है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मान लो कि अगर आप सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के लिए फुटबॉल के लिए एग्जाम दे रहे हैं और फुटबॉल के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन है तो वो कई बार हो सकता है कि भाई ऊपर के लेवल से नीचे के अंदर आ जाए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो आपके सिलेबस की चीजें हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हाइड्रोस्टैटिक वजन मापन जो है बॉडी कंपोजिशन की स्वर्ण मानक या फिर गोल्ड से सबसे सटीक माना जाता है। बेसिकली इसको सबसे सटीक बॉडी कंपोजिशन किससे निकलेगा, हाइड्रोस्टैटिक वजन मापन से निकलेगा। कि आप एक तो नॉर्मल अवस्था के अंदर वजन का मापन करते हैं, फिर पानी में आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह से डुबोते हैं और वहां पर उसके वजन का मापन करते हैं, उन दोनों के अंदर प्लस माइनस करके आप पता लगाते हैं कि बॉडी कंपोजिशन फैट व्यक्ति के अंदर कितना है। फिर ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन या फिर डेक्सा शरीर में वसा, मांसपेशी और अस्थि खनिज घनत्व को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। यह अस्थि खनिज घनत्व मापने का स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और अस्थि खनिज, अस्थि के अंदर कितना खनिज है उसको मापने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, डेक्सा है। डेक्सा से हम बॉडी कंपोजिशन भी माप सकते हैं, ये भी ध्यान रखना कि डेक्सा का मापन। अब देखिए 3 चीजें हमारे पास, बीएमआई मैं साथ साथ लिख देता हूं आपको यहां पर, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि आपके शरीर में वसा कितनी है, सिंपल सी बात, शरीर के अंदर वसा कितनी है। इसको मापने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, उन टेस्टों को हम एक साथ यहां पर लिख देते हैं। और वो टेस्ट कौन कौन से हैं देखिएगा, वो टेस्ट कौन कौन से हैं। पहला है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। पहला है बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा है स्किन फोल्ड, लीपर। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक, वेटिंग, कि भार, हाइड्रोस्टैटिक से भार मापना। और एक है डेक्सा। ये सारे के सारे आपके बॉडी कंपोजिशन को मापन करते हैं। और बॉडी कंपोजिशन क्या है कि शरीर में वसा के प्रतिशत का, शरीर में वसा के प्रतिशत का पता लगाना। वसा के प्रतिशत का पता लगाना बॉडी कंपोजिशन है। और एक तरह से आप इस तरह कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो भार है उस भार में पेशी व
वसा का प्रतिशत क्या रहता है। ये क्या है, बॉडी कंपोजिशन की, बॉडी की कंपोजिशन, बॉडी की बनावट क्या है, कितना वसा से बना है और कितना मसल से बना है, इन दोनों चीजों को क्या कहा जाता है, बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। और ये नाम ध्यान रखने हैं, बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड क्लिपर और हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग और डेक्सा, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, वजन मापन, ये सारे के सारे किसमें बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये इनको ध्यान रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे मिलेंगे अनिवार्य रूप से। जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे मिलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तीनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना है और इनको भी ध्यान आपने रखना है, जो बॉडी कंपोजिशन को एक साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के अंदर ये स्कोलियोसिस के लिए मापन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप डगलस बैग है, यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्किन फोल्ड क्लिपर का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक रोड है, डायनोमीटर है। डायनोमीटर के बाद अगली अगर स्लाइड की देखेंगे, यहाँ पर आप स्पायरोमीटर का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सिट एंड रीच टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर जो आप बोन क्लिपर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपकी अस्थियों की लंबाई को पता करने के लिए, अस्थियों की लंबाई को पता करने के लिए क्लिपर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम एक एक टेस्ट को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। इन टेस्ट के बारे में क्या क्या बातें, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर टेस्ट के अंदर हर बात जरूरी नहीं है। यहाँ पर किसी टेस्ट के अंदर कोई बात जरूरी है, किसी टेस्ट के अंदर कुछ बात जरूरी है। तो जो बात मैं बताऊं कि इस टेस्ट के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको आप मार्क कर लीजिएगा। पहला टेस्ट है क्रॉस वेबर टेस्ट। क्रॉस वेबर को KW टेस्ट भी कहा जाता है, इसको KW टेस्ट भी कहा जाता है। ये बात अन्य पुस्तकों के अंदर या फिर अन्य जगह पर आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखना। KW क्रॉस वेबर टेस्ट भी इसको बोला जाता है, KW परीक्षण भी बोला जाता है। और इस टेस्ट के निर्माता कौन है, डॉक्टर हंस क्रोज और सोंजा वेबर है। 1954 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रॉस और वेबर दोनों, क्रॉस और वेबर दोनों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, तो संभावना बहुत कम होती है कि आपसे पूछा जाए कि क्रॉस वेबर टेस्ट को किसने बनाया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्योंकि टेस्ट का नाम ही निर्माता के नाम के ऊपर है, तो यहाँ पर यह संभावना बहुत कम रह जाएगी कि इसी से पूछा जाएगा कि ये टेस्ट निर्माण किसने किया। यानी कि यहाँ पर यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आप किस वर्ष के अंदर ये टेस्ट बना है उसके बारे में जरूर ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बैटरी। बैटरी यहाँ पर जो शब्द है, बैटरी का शब्द यहाँ पर मतलब क्या, आइटम, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपका टेस्ट लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आप में से कौन कितने फिट हैं। फिटनेस को चेक करने के लिए मैं कहूं कि मैं आपके 3 टेस्ट लूंगा, उन 3 टेस्टों के कंबाइन नंबर के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं। पहले के अंदर मैं कहूं कि आपको भार उठाना है, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा भार उठा पाएगा। दूसरे में आपसे स्प्रिंट लगवाने के लिए कहूँ, तीसरे के अंदर मैं आपसे 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहूँ। तो 3 अलग अलग मैंने आपके टेस्ट लिए, तो उनको ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी का मतलब होता है कि अलग टेस्ट, कि एक बड़ा टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट हैं। जैसे यहाँ पर क्रॉस वेबर टेस्ट है, क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट और हो रहे हैं, उनको बैटरीज कहा जाता है। तो एक तो शब्द ध्यान रखना है कि आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है कि बैटरी कितनी है किस टेस्ट के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बैटरी कितनी है, तो यहाँ पर बैटरी का मतलब है कि उस एक टेस्ट के अंदर और कितने टेस्ट लिए जा रहे हैं, इस बात से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैटरी यहाँ पर कितनी है, तो 5 और 1 6, कुल बैटरी यहाँ पर कितनी है, 6 बैटरी है, या फिर 6 आइटम्स यहाँ पर रहेंगे, 6 आइटम या फिर 6 बैटरी यहाँ पर रहेगी। इसके अंदर 5 जो टेस्ट होने वाले हैं, फिर 5 बैटरी जो है वो न्यूनतम मसल पेशी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये टेस्ट करवाया किस लिए जाता है, तो ये करवाया जाता है मिनिमम मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, सॉरी, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूनतम पेशी शक्ति के मापन के लिए टेस्ट करवाया जाता है। जितने भी टेस्ट आप देखेंगे ना, कोई भी टेस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए नहीं करवाया जाता है। एकमात्र टेस्ट ऐसा है जो न्यूनतम पेशी शक्ति के मापन के लिए करवाया जाता है। तो अपने आप में ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूनतम पेशी शक्ति के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। या फिर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉस वेबर टेस्ट किसका मापन करता है, तो ये मापन करता है न्यूनतम पेशी शक्ति का। न्यूनतम ध्यान रखना है आपने, न्यूनतम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशी शक्ति को कई मापेंगे, पेशी सहनशीलता को कई मापेंगे, लेकिन न्यूनतम
पेशी शक्ति को मापने वाला केवल एक ही टेस्ट है, वो कौन सा है? क्रूज वेबर टेस्ट है, और जो पूछा जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ पर 5 बैटरीज, 5 आइटम्स जो है वो न्यूनतम पेशी शक्ति के मापन करते हैं, और एक आइटम जो है या फिर एक बैटरी जो है वो लचीलेपन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मापन किया जाता है। इसके अंदर लचीलेपन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मापन किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार लगा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर किसका मापन किया जाता है? न्यूनतम पेशी शक्ति का मापन किया जाता है। 5 टेस्टों के अंदर या फिर 5 बैटरीज के अंदर तो न्यूनतम पेशी शक्ति का मापन हो रहा है, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ का मापन हो रहा है, और एक के अंदर किसका मापन हो रहा है? लचीलेपन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मापन हो रहा है। कमर दर्द के इलाज के लिए यह टेस्ट बनाया गया था, और क्रॉस वेबर परीक्षण में 6 सरल अभ्यास हैं, और इसे करने में 90 सेकंड लगते हैं। 6 सरल अभ्यास हैं या फिर 6 इसमें बैटरीज हैं जिसको करने में 90 सेकंड लगते हैं। यहाँ पर आप ये टेस्ट देख रहे हैं। इन टेस्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कि अब अलग अलग टेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहले टेस्ट के अंदर ये व्यक्ति नॉर्मल सिटअप्स कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी शक्ति का मापन किया जा रहा है? आपके एब्डोमिनल की शक्ति का मापन किया जा रहा है। एब्डोमिनल की शक्ति का मापन किया जा रहा है। यहाँ पर पैरों को उठाया जा रहा है, तो यहाँ भी एब्डोमिनल प्लस आपके जो सॉस मसल है, या फिर आपके जो ग्रोइन मसल्स है, उनका मापन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एब्डोमिनल मसल का मापन किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एब्डोमिनल मसल का मापन किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी लोअर बैक या फिर हैमस्ट्रिंग का मापन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आपके लोअर बैक की मसल्स का मापन किया जा रहा है। और ये एक टेस्ट जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये एक जो टेस्ट है वो लचीलेपन के मापन के लिए ये एक टेस्ट करवाया यहाँ पर जाता है। और इस टेस्ट के अंदर कौन से अंग की लचीलेपन का मापन किया जाता है? आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स के लचीलेपन का मापन इसमें किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा इतना डिटेल में आपने नहीं जाना है, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि 5 + 1 6 कुल बैटरी हैं, और जिसमें से 5 बैटरी न्यूनतम पेशी शक्ति का मापन करती हैं, पेशी शक्ति का मापन करती हैं, और एक बैटरी जो है वो, एक बैटरी लचीलेपन के लिए, लचीलेपन का मापन करती है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं खूब सारे टेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इनके नाम भी देख रहे हैं। लोअर बैक के लिए, अपर बैक के लिए, सॉस लोअर एब्डोमिनल यानी कि सॉस मसल, और लोअर एब्डोमिनल के लिए एब्डोमिनल प्लस एब्डोमिनल माइनस, माइनस मतलब कि यहाँ पर सिर्फ अकेले एब्डोमिनल के लिए यहाँ पर एब्डोमिनल माइनस सॉस मसल, या फिर यहाँ पर ग्रोइन का टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर ग्रोइन का भी टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कई सारे टेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला जो टेस्ट है कूपर टेस्ट। अब पिछले टेस्ट के अंदर क्रॉस वेबर टेस्ट किसने बनाया वो नाम के अंदर आ रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1954 ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना कि भाई वो कमर दर्द के लिए बनाया गया था, और दूसरा इसमें 6 बैटरीज है, न्यूनतम पेशी शक्ति के लिए उसको उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना। अगला टेस्ट है कूपर टेस्ट। कूपर टेस्ट डॉक्टर केनेथ एच कूपर के द्वारा 1968 में ये टेस्ट बनाया गया था। कूपर 12 मिनट दौड़ एरोबिक फिटनेस का एक लोकप्रिय परीक्षण है, जिसमें प्रतिभागी 12 मिनट में जितनी दूरी तय कर सकते हैं उतनी दूरी तय करने का प्रयास करते हैं। VO2 मैक्स मापन में सहायक, इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है, VO2 मैक्स मापन में सहायक, या फिर ये एक एरोबिक फिटनेस को मापन करता है। एरोबिक फिटनेस को मापन करता है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए पूछा जा सकता है कि कूपर टेस्ट किसका मापन करता है? एरोबिक फिटनेस का, या फिर VO2 मैक्स का मापन करता है। अमेरिकी मिलिट्री के लिए ये टेस्ट बनाया गया था, और अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी जो टीम है वो खिलाड़ियों की फिटनेस के मापन करने के लिए ये टेस्ट करवाती हैं। बालक के लिए 12 मिनट और बालिका के लिए 9 मिनट का टेस्ट है। एक मानक परीक्षण के रूप में यह परीक्षण केवल मानक परिस्थितियों में कराया जाना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियां कि उन्हीं के अंदर ये टेस्ट करवाया जाता है? 75% अधिकतम आर्द्रता के साथ 50 और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए, और इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। मानक 400 मीटर टार्टन ट्रैक या समान परिस्थिति वाले ट्रैक के ऊपर, 400 मीटर की ट्रैक के ऊपर आमतौर पर करवाया जाता है। अभ्यर्थी को सांस की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है, तभी इस टेस्ट को करवाया जा सकता है। अब इस टेस्ट का नाम 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट भी है। ध्यान रखना भाई, इसका एक नाम तो है कूपर टेस्ट, एक नाम तो है कूपर
टेस्ट एक नाम है इसका 12 मिनट 12 मिनट रन व वॉक टेस्ट, कि 12 मिनट तक या तो रनिंग कीजिए या फिर आप वॉक कीजिए, लेकिन 12 मिनट तक आपको रन या फिर वॉक करना है। अब अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर पूछता है कूपर टेस्ट किसने बनाया, तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वहां पर नाम दे रखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट किसने बनाया, तो कीनेथ के एच कूपर के द्वारा 1968 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया है। तो ये नाम पूछा जा सकता है, ये एक अन्य नाम है। 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट अलग नाम है जो कूपर टेस्ट के साथ पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि उसको ये पूछना है कि ये टेस्ट किसने बनाया है, तो वो कूपर टेस्ट नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया है। तो वहां पर पूछा जा सकता है कि किसने इस टेस्ट को बनाया है, फिर 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट को किसने बनाया, कब बनाया। तो वहां पर कीनेथ एच कूपर नाम आप ध्यान रखेंगे। कीनेथ एच कूपर के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि इनको मॉडर्न फिटनेस मूवमेंट के जनक भी कहा जाता है। हम कई बार इनको पढ़ के हैं, यूनिट नंबर 3 में भी हमने इनको पढ़ा है, और जब हम एरोबिक व्यायाम पढ़ रहे थे वहां भी हमने ये बात पढ़ी है। तो ये तीसरी जगह पर इनका नाम आ रहा है, कीनेथ एच कूपर का नाम तीसरी जगह पर आ रहा है यूनिट नंबर 3 के अंदर। अमेरिका के अंदर जो शारीरिक शिक्षा के अंदर जिन्होंने प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है, जिन्होंने कार्य किया, वहां भी हमने इनका नाम पढ़ा है। और एरोबिक अभ्यास जो है उनके जनक भी यही व्यक्ति हैं, एरोबिक व्यायाम के जनक भी यही व्यक्ति हैं, एरोबिक एक्सरसाइज के जनक यही व्यक्ति हैं। तो कीनेथ एच कूपर का नाम अपने ध्यान रखना है। 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट इन्होंने बनाया है। यहाँ पर आप कुछ और चीजें पढ़ सकते हैं कि इसका गोल क्या है, फिर क्यों इस टेस्ट करवाया जाता है, कि 12 मिनट के अंदर आप अधिकतम दूरी तय करें। वहां पर फिर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको स्कोर दिया जाता है या फिर आपको बताया जाता है कि आपका जो लेवल है वो क्या है, आपका लेवल जो है वो क्या है। भाई ध्यान रखना। इस तरह से आप एक ट्रैक लेंगे, ट्रैक के ऊपर यहाँ से अगर रेस स्टार्ट करें तो जगह जगह पर आप मार्कर रखेंगे, जगह जगह पर आप मार्कर रखेंगे जहाँ से आपको पता लगे कि कितना दूरी जो है खिलाड़ी ने तय की। अगर वो दौड़ना शुरू करे, चलना शुरू करे, और मान लीजिए कि यहाँ पर रुक गया, तो आपको पता हो जाए कि यहाँ पर लगभग 150 मीटर खिलाड़ी जो है या फिर व्यक्ति जो है वो चला है या फिर दौड़ा है। तो यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक लेंगे, अलग अलग जगह मार्क करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप समय नोट करेंगे, और जहाँ पर वो रुकेगा वहाँ पर हम उस अंदाजन दूरी को लिख लेंगे कि भाई इतनी दूरी उसने तय की है, इतनी दूरी उसने तय की है। अगला जो टेस्ट है वो है आफर टेस्ट। आफर टेस्ट को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, पॉल हुंसिकर। पॉल हुंसिकर नामक व्यक्ति जिसने टेस्ट को बनाया है। और टेस्ट को बनाया कब है, 1958 में ये टेस्ट बनाया गया है। 1958 में ये टेस्ट बनाया गया है, 1958 के अंदर। अब यहाँ पर 2-3 चीजें नाम आएंगी भाई। आफर संस्था, आफर संस्था की स्थापना तो 1885 में हुई है, यानी कि संस्था की स्थापना, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। संस्था की स्थापना तो 1885 में हुई है, लेकिन टेस्ट का निर्माण कब हुआ है, टेस्ट का निर्माण जो किया गया है वो 1956 में किया गया है, 1958 में, सॉरी 1958 में किया गया है। तो 1885 के अंदर तो संस्था की स्थापना हुई है, और टेस्ट का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, 1958 में हुआ है। इन दोनों ही चीजों को आपने अलग रखना है, इन दोनों ही चीजों को आपने कंफ्यूज नहीं कर देना, इन दोनों को आपने आपस में मिक्स नहीं कर देना है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि संस्था की स्थापना तो किसने की, एडवर्ड हिचकॉक ने की। एडवर्ड हिचकॉक ने की। और ये टेस्ट किसने बनाया, पॉल हुंसिकर ने। इनके अंदर बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग याद रखना कि संस्था का निर्माण 1885 में हुआ एडवर्ड हिचकॉक द्वारा, और टेस्ट का निर्माण किसने किया, पॉल हुंसिकर ने किया 1958 के अंदर। दोनों चीजों को अलग रखना भी मैं बार बार बता रहा हूं, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो अभी इन दिनों तो ये नहीं पूछा गया, लेकिन पहले ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, 2011 2013 के आसपास इस क्वेश्चन को खूब पूछा जाता था। वो क्या था कि आफर जो एक संस्था है, इसका नाम इतिहास को अगर देखें तो कई बार परिवर्तन हुआ है, अभी भी इसका नाम कुछ और है, उसके बारे में भी अध्ययन हम करेंगे अभी। लेकिन आफर जो एक संस्था है, जो अंतिम नाम इसका था, उसके संबंध में कई बार पूछा गया कि आमतौर पर पूछा था कि आफर का पूरा नाम क्या है। हिंदी के अंदर सिर्फ वो आफर लिख देगा, जैसे यहाँ पर आफर लिखा हुआ है आफर लिख देगा, और इंग्लिश के अंदर वो आफर्ड ऐसे लिख देंगे कि आफर्ड संस्था का पूरा नाम क्या है। उसके बाद आपसे ये पूरा नाम पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आमतौर पर आप जब
तुक्के भी मारने शुरू करेंगे ना, तो आप एच से हेल्थ कर लेंगे, पी से फिजिकल एजुकेशन कर लेंगे, आर से रिक्रिएशन कर लेंगे, डी से डांस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये पहले दो शब्द है ना, एग्जामिनर हमेशा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करता है। ये क्या करेगा, अमेरिकन अलायंस लिखा हुआ है यहाँ पर, सही तो क्या अमेरिकन अलायंस है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, अमेरिकन एसोसिएशन देगा। हमेशा आपको अमेरिकन एसोसिएशन और अमेरिकन अलायंस इन दोनों के अंदर कंफ्यूज किया जाएगा। 50-50 के ऊपर आप आकर अटकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापित कब हुई ये संस्था, 1885 में। संस्थापक कौन है, एडवर्ड हिचकॉक। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, बोल्टीमोर मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और हालिया नाम इनका क्या है, ये भी ध्यान रखना, अभी तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन एग्जामिनर की जब नजर पड़ेगी ये क्वेश्चन पक्का आएगा। आफर का हालिया नाम क्या है, शेप अमेरिका। आफर का हालिया नाम क्या है, शेप अमेरिका है। पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स। सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स अमेरिका के नाम से इसका नाम है। आफर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बारे में जानकारी जो ऑलरेडी आप पढ़कर आए हैं, ये 1800 स्थापना 1885 में। व्यक्ति का नाम क्या है, एडवर्ड हिचकॉक। एडवर्ड हिचकॉक। और यहाँ पर प्रमुख नाम जहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा उसको मैं मार्क कर देता हूं, अलायंस। अलायंस को कंफ्यूज आमतौर पर किया जाता है, अलायंस को कंफ्यूज आमतौर पर किया जाता है। और हिंदी के नाम, हिंदी के अंदर इसको जो नाम लिखा जाता है, आफर। आफर एक बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसने शारीरिक शिक्षा के विकास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप देखिए कि भाई ये संस्था अभी तक चल रही है, 1885 के अंदर बनी है। तो जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं, वो उसके निर्माण करने में उसमें बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे जो थिंक टैंक आए हैं वो आफर संस्था से आए हैं। तो अपने इस संस्था के बारे में ध्यान रखना है। आफर का पूरा नाम ध्यान रखना है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस इसका नाम है। स्थापना 1885 के अंदर एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा। और जो इसका टेस्ट है, जो इसका टेस्ट है, आफर टेस्ट जो है, आफर टेस्ट 1958 में पॉल हुंसिकर के द्वारा शुरू किया गया। यहां पर व्यक्ति कौन है, पॉल हुंसिकर। मैं बार बार इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं 4-5 बार रिपीट अभी कर दूं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ अभी चीजें बैठ जाएंगी। तो बार बार मेरे रिपीट करने का ही उद्देश्य है। सिंपल सी चीज हो सकता है आपको लग रही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे बार बार इसको रिपीट करना पड़ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी जो हालिया जो ना इसका नाम है वो क्या नाम है, शेप अमेरिका, सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स अमेरिका इसका पूरा नाम है। और इसकी जो टैग लाइन है वो हेल्थ मूव्स माइंड, हेल्थ मूव्स माइंड। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है भाई ये भी पूछ ली जाए कि इनकी टैगलाइन क्या है। तो ये क्या है, हेल्थ मूव्स माइंड। यानी कि आप स्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा, या फिर मस्तिष्क से कार्य आप तभी ले पाएंगे जब आपका शरीर जो है, या फिर आप स्वस्थ हैं तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने दिमाग को बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मनोभौतिक एकता के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन और शरीर जो है वो दो भाग नहीं है, वो एक ही भाग है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हेल्थ मूव्स माइंड। अगर हेल्थ अच्छी है तो ये आपके दिमाग को ढंग से रन करने में मदद करेगी। ये कौन बोल रहा है, शेप अमेरिका बोल रहा है। और शेप अमेरिका क्या है, आफर का नया नाम है। आफर का, आफर संस्था का नवीन नाम, आफर संस्था का नवीन नाम क्या है, शेप अमेरिका है। शेप अमेरिका, सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेटर्स। एजुकेशन नहीं है, एजुकेटर्स है। एजुकेटर्स यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो एजुकेट करने वाले हैं। एजुकेशन का मतलब है शिक्षा, एजुकेटर का मतलब है जो पढ़ा रहा है, जो शिक्षित कर रहा है। तो एजुकेटर्स है यहाँ पर, एजुकेशन नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप।
आफर टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, इसके अंदर भी कितनी बैटरी है, 6 बैटरी है, इसके अंदर भी कितनी बैटरी है, 6 बैटरी है। और ये 6 की 6 जो बैटरी है ना, ये एक सीक्वेंस से चलेगी। यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जो पहला आपने टेस्ट पढ़ा है वहां पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर बैटरीज के अंदर क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आफर टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि जहां पर एग्जामिनर डिटेल में जाता है। देखिए भाई, अगर कोई एक टॉपिक है जिसको छुआ नहीं गया है, जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो एग्जामिनर जब वहाँ से प्रश्न पूछेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ से नहीं जाएगा। फिर पहली बार जब वहाँ से प्रश्न पिक किया जाएगा तो बहुत ऊपर ऊपर के प्रश्न पिक किए जाते हैं आमतौर पर। लेकिन जब एक जगह से खूब प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो एग्जामिनर फिर वही प्रश्न नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको नए प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो नए प्रश्न पूछने के लिए उसी एक टेस्ट के अंदर, उसी एक टॉपिक के अंदर वो डीप जाता है। तो ये वो एक टेस्ट है कि जहां पर एग्जामिनर डीप जाता है। इसकी संस्था के बारे में, इस संस्था का नाम क्या है, स्थापना कब हुई, टेस्ट कब बना, संशोधन कब हुए, बैटरीज कितनी है, उनका क्रम क्या है, उनके अंदर जो बैटरीज है वो क्या क्या काम आती हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो आफर के बारे में, आफर जो टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से याद करना, और ये क्रम आपने याद करना है। और इनके अंदर भी साथ साथ लिखा हुआ है कि भाई ये किसके अंदर आपका सहयोग करते हैं। पहला है पुलअप, बालक के लिए पुलअप पुलअप है, और बालिका के लिए क्या है, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग है। फ्लेक्स का मतलब मोड़ कर रखना, फ्लेक्स का मतलब क्या है, मोड़ना। आर्म का मतलब भुजाएं, हैंग का मतलब लटकना। किस तरह से ये होता है, देखिए यहाँ पर तस्वीर देखिए। बालक जो है उनके लिए तो क्या टेस्ट है कि वो पुलअप्स करेंगे, यहां से वो नॉर्मल ऊपर आएंगे, यहाँ पर चिन अपनी लगाएंगे और वापस नीचे जाएंगे। तो और बालिका के लिए क्या है, क्योंकि ये पुलअप नहीं कर सकती हैं तो इनको इस पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखना होगा। ये जो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, यानी कि ये एक्सटेंशन है और ये क्या फ्लेक्शन है, तो आर्म्स को, भुजाओं को फ्लेक्स करके इनको रखना पड़ेगा। तो इस पोजीशन के अंदर बालिका को रहना पड़ेगा। और ये किसके लिए करवाया जा रहा है, कंधों की सहनशीलता के लिए, कंधों की मांसपेशी सहनशीलता के मापन के लिए। कंधों के अंदर कितनी सहनशीलता है, इसका मापन करने के लिए ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, ये टेस्ट करवाया जाता है। तो यहां पर कंधों, हाथों और कंधों की सहनशीलता का मापन इसमें किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस लिए करवाया जाता है, ये किस लिए करवाया जाता है। तो कंधों की सहनशीलता या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए, मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए करवाया जाता है। और किसके, शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स की मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अगला है सिटअप्स। सिटअप्स यानी कि नॉर्मल आप जो सिटअप्स करते हैं पेट के लिए, वो सिटअप्स हो जाएंगे, घुटने मोड़कर किया जाएगा। 1 मिनट के अंदर अधिकतम आपको सिटअप्स करने होंगे। ये किसकी सहनशीलता का मापन करता है, एब्डोमिनल, पेट की सहनशीलता, पेट की जो मांसपेशियां, रेक्टस एब्डोमिनस, उसकी सहनशीलता का मापन इसके अंदर किया जाता है। तो यहां भी सहनशीलता का मापन किया जा रहा है मस्कुलर एंड्योरेंस का। लेकिन यहां पर कौन सी मस्कुलर एंड्योरेंस है, यहां पर जो मस्कुलर एंड्योरेंस है वो कौन सी है, पेट की। एब्डोमिनल जो पेशियां हैं, एब्डोमिनल पेशियां हैं, उनकी मांसपेशियां, या फिर एब्डोमिनल को यहां पर मैं पेट लिख देता हूं, पेट की जो मांसपेशियां उनकी सहनशीलता का मापन इसमें किया जाता है। तीसरा टेस्ट है शटल रन। शटल रन के अंदर 4x10 गज की आपको 4 दौड़ लगानी पड़ती है। इसको भी हम फोटो के अंदर देखेंगे। ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, एजिलिटी के लिए या फिर चपलता के लिए। चपलता के बारे में बताया कि ये चाल प्लस लचीलेपन का मिश्रित रूप है। और यहाँ पर ये किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर आप तेज गति के साथ दौड़ते हैं और लगातार अपनी दिशा जो है वो चेंज करते हैं, लगातार अपनी दिशा को आप चेंज करते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए भाई, यहाँ पर आप, और अच्छी फोटो हमारे पास यहाँ पर आगे है। किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर ये 10 गज का, 10 मीटर का एक जगह बनाई होगी और यहाँ पर 2 ब्लॉक रखे होंगे, यहाँ पर 2 ब्लॉक रखे होंगे। यहाँ से ये दौड़ कर जाएगा, एक ब्लॉक को उठाएगा और ये ब्लॉक को लाकर यहाँ रख देगा।
फिर दोबारा भाग कर जाएगा, इस ब्लॉक को उठाएगा और इस ब्लॉक को लाकर यहाँ पर रख देगा। तो ये कितनी बार, एक बार गया आया, एक बार गया और फिर ये वापस आया, तो ये 4 बार यहाँ पर चक्कर जो है वो लगा लेगा इस दौरान। तो ये 10 × 4 चपलता के लिए शटल रन करवाई जाती है, शटल रन ये करवाई जाती है। 4 × 10 गज, 4 × 10 यार्ड ये करवाई जाती है। फिर है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन या फिर पावर की मापन के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर आप क्या करते हैं, एक जगह पर खड़े रहते हैं और वहां से आप अधिकतम कितनी दूरी पर जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का आप मापन करवाएंगे या फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट करवाएंगे तो आपको दौड़ के नहीं आ सकते हैं, आप दोनों पैरों को जोड़ कर रखते हैं और वहीं से आप पावर जनरेट करते हैं और आगे की तरफ जंप करने का प्रयास करते हैं। आप दौड़कर नहीं आ सकते, आप एक पैर पीछे करके जंप नहीं कर सकते, आप नॉर्मल यहीं पर जंप करेंगे। हाँ, इसके अंदर अपने हाथों को उपयोग कर सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं और जंप नीचे झुककर आप पावर जनरेट करके अधिकतम जो आगे जाते हैं, ये आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की दूरी हो जाएगी, जहाँ से मापन हो रहा है या फिर वहाँ से आप, या फिर जहाँ पैरों की जहाँ पर लाइन है वहाँ से आप मापन कर सकते हैं। क्योंकि दौड़ कर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम लाइन के करीब खड़ा होगा व्यक्ति, तो वहाँ से आप मापन करेंगे, यहाँ पर वहाँ से आप मापन करेंगे। अगला है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बाद 50 गज डैश चाल, 50 गज 50 यार्ड डैश का मतलब 50 यार्ड स्प्रिंट, 50 यार्ड की स्प्रिंट लगवाई जाएगी और इसमें चाल का मापन किया जाएगा, स्पीड का मापन किया जाएगा, व्यक्ति के अंदर स्पीड जो है वो कितनी है, कितनी तेजी के साथ व्यक्ति दौड़ सकता है। 600 गज दौड़ या फिर 9 मिनट, परिसंचरण तथा श्वसन तंत्र की सहनशीलता, एरोबिक सहनशीलता के लिए एरोबिक सहनशीलता के मापन के लिए ये टेस्ट करवाया जाएगा, जहां पर आपको या तो 600 गज 600 यार्ड दौड़ना होगा या आपको 9 मिनट तक लगातार दौड़ना होगा। दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। तो ये दौड़ किसके लिए होगी, एरोबिक सहनशीलता के लिए। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आपने ध्यान रखने की, इस टेस्ट के अंदर 1976 के अंदर संशोधन किया गया था, 1976 के अंदर संशोधन किया गया था और इसमें सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटाया गया। पहले इसमें सॉफ्ट बॉल थ्रो भी होता था, हाथ की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, हाथ की पावर जानने के लिए, कंधे की पावर जानने के लिए, लेकिन सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटाया गया था। सिटअप्स के लिए 1 मिनट निर्धारित किया गया कि 1 मिनट में अधिकतम सिटअप्स आप लगा सकते हैं। 600 गज के साथ 9 मिनट दौड़ या चाल का विकल्प दे दिया गया था। ये सारे के सारे जो परिवर्तन है ये कब किए गए थे, 1976 के अंदर जब संशोधन हुआ तो वहां पर परिवर्तन ये किए गए थे। तो इसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है, इसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सिटअप्स होते हुए देख रहे हैं, सिटअप्स के अंदर आप घुटने मोड़कर सिटअप्स करेंगे 1 मिनट के लिए और ये पेट की सहनशीलता के लिए, पेट की जो पेशियां हैं, पेट की पेशी सहनशीलता मापन इसमें की जाती है, पेट की यहाँ पर चपलता या फिर एजिलिटी के मापन, एजिलिटी का मापन किया जाता है। यहाँ पर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये विस्फोटक शक्ति का मापन करता है। और जाहिर सी बात है कि किसकी विस्फोटक शक्ति, पैरों की विस्फोटक शक्ति, पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन इसमें किया जाता है। अगला जो टेस्ट है वह कैनेडियन टेस्ट। चलिए हम आज की कक्षा के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो टेस्ट है वो कल की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। बताइए भाई फटाफट, आप कोई आपको कंफ्यूजन है तो, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपको है तो। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से 3 टेस्ट हमने देखे हैं। पहला टेस्ट जो हमने देखा, उपकरण हम कल भी पढ़ रहे थे, उपकरण हमने आज भी पढ़ने जारी रखे हैं और कल की क्लास में कुछ उपकरण पढ़े और आज की क्लास में हमने कुछ उपकरण पढ़े हैं। इसके अलावा हमने 3 टेस्ट यहाँ पर प्रमुख रूप से देखे हैं। पहला हमने जो टेस्ट देखा वह क्रूस वेबर टेस्ट, जिसको न्यूनतम पेशी शक्ति के लिए करवाया जाता है, जिसके अंदर 6 बैटरीज है। अगला हमने कूपर टेस्ट देखा, कूपर टेस्ट VO2 मैक्स मापन के लिए और एरोबिक सहनशीलता के लिए करवाया जाता है। किनेथ एच कूपर, जिनको एरोबिक मूवमेंट या फिर आधुनिक फिटनेस आंदोलन का जनक भी उनको कहा जाता है, एरोबिक एक्सरसाइज के जनक भी वही माने जाते हैं, उनके द्वारा वो टेस्ट बनाया गया है, जिसको आप 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। 1968 के अंदर वो टेस्ट बनाया गया है। और तीसरा जो टेस्ट है वो है आफर टेस्ट, आफर अमेरिकन अलायंस फॉर फिजिकल एजुकेशन हेल्थ रिक्रिएशन एंड डांस
उसका पूरा नाम है। अभी हालिया नाम उसका शेप अमेरिका है। हेल्थ मूव्स माइंड अभी उनका क्या है, लोगो है। संस्था की जो स्थापना है 1885 के अंदर एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा की गई, और टेस्ट का निर्माण जो किया गया वो पॉल हुंसिकर के द्वारा 1958 के अंदर किया गया। इसके अंदर भी 6 बैटरीज हैं। 6 बैटरी के अंदर पहली जो बैटरी है वो फ्लेक्स आर्म हैंग बालिका के लिए, और पुलअप जो है या फिर चिनअप जो है वो किसके लिए, बालकों के लिए करवाए गए हैं। फिर आप घुटने मोड़कर सिटअप्स करवाते हैं, जो पेट की मांसपेशियां जो उनकी सहनशीलता को चेक करने के लिए। उसके बाद शटल रन करवाते हैं। उसके बाद आप शटल रन के बाद आप डैश करवाते हैं। डैश के अलावा आप यहाँ पर 600 गज दौड़ करवाते हैं। और बीच में एक टेस्ट, मैं शायद भूल रहा हूँ, बीच में एक टेस्ट और है जिसको आप सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करवाया जाता है पैरों की विस्फोटक शक्ति के मापन के लिए। तो कौन सा टेस्ट किसके द्वारा निर्माण किया गया और वो टेस्ट क्या मापन करता है, बेहद जरूरी है भाई। समझ में आ गई ये चीजें तो थम्स अप कर दीजिए, वरना आप कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई क्वेरी है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए भाई, फटाफट। चलिए भाई। तमाम जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिनको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क किया गया है, उनके ऊपर थोड़ा अधिक फोकस करना, उनके ऊपर थोड़ा अधिक फोकस करना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा अधिक आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, सभी साथियों को कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। निरंतरता अध्ययन में बनाए रखें, लगातार अध्ययन करते रहें और इसी तरह से कक्षाओं को देखते रहिए। धन्यवाद।